बच्चों, नमस्कार। मैं अनूप शर्मा और आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। यानी आज हम लोग मैग्नेटिक डायपोल यानी जो दो बार मैग्नेट होंगे उनके बीच में कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे टॉर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसी बात को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे दो मैग्नेट आपको दिख रहे होंगे। अब ये दो मैग्नेट दिख रहे हैं, इन दोनों के देखिए ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गए। तो अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। तो यहाँ फोर्स को कैलकुलेट करने के देखिए दो तरीके होंगे। अगर ये स्मॉल मैग्नेट है तो दूसरा तरीका लगाएंगे, बड़े से मैग्नेट हैं बड़े बड़े वाले तो दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो आज हम यहाँ पे दोनों ही तरीके फिलहाल डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले स्मॉल मैग्नेट के लिए। तो स्मॉल मैग्नेट के लिए देखिए ये हो गई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इस तरीके की कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। छोटा सा बार मैग्नेट है बट है ये बार मैग्नेट। तो इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और कितना होगा, तुमने लिखा स्मॉल बी स्मॉल एम बी प्लस डी बी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कम या थोड़ी ज्यादा होना चाहिए। तो ये फील्ड हो गई नॉन यूनिफॉर्म। अब इस नॉन यूनिफॉर्म में ये हमारा मैग्नेट रखा हुआ है। अब मैग्नेट पे देखिए नॉर्थ पोल पे फोर्स लग गया फील्ड की डायरेक्शन में, तो साउथ पोल पे फिर फोर्स होगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऐसे यहाँ पे फोर्स होना चाहिए स्मॉल एम बी। स्मॉल एम हम लोग जानते हैं ये बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ होता है, यानी पोल स्ट्रेंथ जो चार्ज के तरीके से ही बिहेव करता है। अब इस बार मैग्नेट की लेंथ हो गई एल। तो यहाँ पे देखिए दो फोर्स लग गए, एक हो गया एम बी प्लस डी बी और दूसरा फोर्स हो गया यहाँ पे एम बी। अब नेट फोर्स अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो नेट फोर्स फिर हो गया स्मॉल एम बी प्लस डी बी माइनस स्मॉल एम बी। तो यहाँ से हमको मिल गया एम डी बी। डी बी क्या है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट की लेंथ है डीएल और ये बार मैग्नेट का हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए यहाँ पे बार मैग्नेट की जो लेंथ है डीएल, अगर हम उस डीएल से इसको मल्टीप्लाई कर ले और डीएल से इसको हम डिवाइड भी कर दें तो एम इंटू डीएल तो हो गया भाई बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट और फिर हो गया ये डीबी अपॉन डीएल। अब अगर हम इस बार मैग्नेट की डायरेक्शन में यानी इतनी सी डिस्टेंस अगर मूव करते हैं, कितनी dx, तो dx डिस्टेंस मूव करने में मैग्नेटिक फील्ड b से चेंज होकर के b प्लस db हो जाती है। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल हो गया थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, तो कहेंगे थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ अगर हम लिखें cos थीटा तो cos थीटा फिर हो जाएगा dx अपॉन dl। यह हम कह सकते हैं cos थीटा अपॉन dx, ये होना चाहिए 1 अपॉन dl। तो इस cos थीटा अपॉन dx जो 1 बाई dl है, यहाँ से अगर हम 1 बाई dl को रिप्लेस करें तो एक फॉर्मूला हमारे पास बन के तैयार होगा m db अपॉन dx और cos थीटा। तो ये हो गया फोर्स। अब ये जो m दिख रहा है हमें m, ये m है मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे जो m दिख रहा है ये m हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, कैपिटल M है। अब यहाँ अगर फोर्स सॉल्व करने के बाद में आएगा नेगेटिव तो हम कहेंगे ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और अगर सॉल्व करने के बाद में F आ गया पॉजिटिव तो हम कहेंगे रिपल्सिव फोर्स होगा। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई।
डीबी अपॉन डीएक्स क्या है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस, और थीटा जो दिख रहा है वो एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये तरीका है बार मैग्नेट में फोर्स को कैलकुलेट करने का। तो अब इसी पे बेस हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो इसके लिए देखिए भाई, हमने यहाँ पे ये एक रख दिया भाई छोटा सा बार मैग्नेट, और एक ये बार मैग्नेट यहाँ रख दिया। ये दोनों स्मॉल बार मैग्नेट हैं, अभी स्मॉल है ये। तो फिर ये हो गया इसका भाई साउथ पोल, और ये हो गया इसका नॉर्थ पोल। चलिए इधर भी हमने लिख दिया, ये इसका साउथ पोल हो गया और ये हो गया इसका नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये दो बार मैग्नेट हो गए, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा साउथ टू नॉर्थ पोल, यानी ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक मोमेंट की। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने अभी बना रखा है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गए, इसको m1 कह दिया हमने, और इस मैग्नेटिक मोमेंट को हमने m2 कह दिया। तो ये दो यहाँ पे मैग्नेट आपको दिख रहे हैं, और मान लीजिए ये इनके बीच का सेपरेशन हो गया भाई स्मॉल आर, सेंटर टू सेंटर हमने लिखा हुआ है स्मॉल आर। तो अब यहाँ पे होगा ये कि जो एक बार मैग्नेट है वो बार मैग्नेट दूसरे बार मैग्नेट के प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी यहाँ अगर हम M2 पे फोर्स कैलकुलेट करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ जो M1 है वो M1 की मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो M1 की मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसे हम कहेंगे B1। तो B1 और M2 के बीच में अब देखिए एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर हम कहें कि नहीं M2 यहाँ फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो M2 की भी जो फील्ड होगी B2 वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, और इसके बीच में भी थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस कंडीशन में अब अगर हम D1 का मैग्नीट्यूड लिखें तो हम लिखते हैं यहाँ पे 2 म्यू नॉट इंटू M1 अपॉन 4 पाई, और ये हो गया RQ। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका अगर हम dB अपॉन dr कैलकुलेट करें तो ये आ गया -6 म्यू नॉट M1 अपॉन 4 पाई R की पावर 4। तो ये हो गया dB अपॉन dr। अब हमें फोर्स लिखना है F2 लिखना है, यानी M2 पे हमें लिखना है। तो फोर्स हमने क्या लिख दिया, F2, और ये F2 क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए था M2। फिर हम लिखते dB1 अपॉन dr, और आगे लिख देते यहाँ पे cos u। तो ये हो गया फिर -6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R की पावर 4। ये हो गया भाई F2। तो जितना F2 होगा उतना ही फिर यहाँ F1 भी होगा, और ये जो माइनस साइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमें भी दिख रहा है, तो ये जो माइनस साइन है तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इंडिकेट फोर्स कैसा होगा, तो कहेंगे अट्रैक्टिव। अगर यहाँ पे माइनस नहीं आता तो हम लोग कहते कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। तो इसी केस को, एक तो ये तरीका है, बाकी इसी केस को हम लोग फिर डिस्कस करते हैं कुछ दूसरे मेथड से, तो वो देखिए। या इसी केस में अभी तो हम लोगों ने क्या लिखा है, फोर्स, और भी बहुत सारी चीजें लिखने के लिए हो सकती हैं, तो वो देखते हैं। यानी फिर से हमने यहाँ पे आपके लिए ये दो बार मैग्नेट बनाए। तो एक बार मैग्नेट तो भाई आपका ये हो गया, दूसरा बार मैग्नेट हमने यहाँ पे रख दिया ये। तो ये दो बार मैग्नेट हो गए। इन
बार मैग्नेट के चलिए पोल बना देते हैं भाई। तो पोल ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। और इधर इसका भी चलिए साउथ पोल हो गया और ये हो गया इसका नॉर्थ पोल। अब इधर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 इधर होना चाहिए। इस बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ पोल यानी इधर होना चाहिए। और ये जो बार मैग्नेट दिख रहा है वो इस डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा B1। और इस M2 की वजह से अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी B2। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो है। यानी अगर हम लिखे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया भाई जीरो। अब यहाँ अगर इनके बीच में हम टॉर्क की बात करें तो यहाँ जो टॉर्क लगना है, टॉर्क क्या होता है तो हम लोग जानते हैं m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। यानी टॉर्क का जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा mb sin थीटा, बट हियर थीटा इज जीरो। अब थीटा जीरो है तो फिर ये टॉर्क भी इस पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी ऐसी कंडीशन में जब दो बार मैग्नेट हमारे पास में बिल्कुल कोलिनियर होंगे, कोलिनियर से मतलब है हमारा ये ऐसे भी हो सकते हैं। यानी एक बार मैग्नेट हमने आपसे कहा ये हो गया, दूसरा बार मैग्नेट यहाँ पे हमने आपसे कहा कि ये हो गया। अब देखिए अगर हम कहें कि नहीं भाई ये है इसका साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल और ये इसका है नॉर्थ पोल और ये इसका हो गया साउथ पोल। ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी m1 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा m2। तो ये इनके मैग्नेटिक मोमेंट हो गए m1 m2। अब ये जो बार मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा जिसको हम कहेंगे B1। और ये जो बार मैग्नेट M2 दिख रहा है वो अपनी फील्ड इधर प्रोड्यूस कर रहा होगा जिसको हम कह सकते हैं B2। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फोर्स तो इनके बीच में अभी भी लगेगा। अब फोर्स इनके बीच में अभी भी लगेगा, पहले एक नॉर्थ और एक साउथ हुआ करता था तो फोर्स यहाँ कैसा हुआ करता था, अट्रैक्टिव होता था। अब हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ नॉर्थ पोल आ गए तो यहाँ पे अब फोर्स क्या हो जाएगा भाई, रिपल्सिव हो जाएगा। ये रिपेल कर रहे होंगे दूर जाने के लिए, बट यहाँ पर भी अगर थीटा की वैल्यू हम देखें तो कितनी है 180, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू क्या हो गई 180 हो गई। तो इस केस में भी अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करते तो अभी भी अब टॉर्क होता mb sin 180 यानी टॉर्क क्या होता, जीरो होता। यहाँ पर भी अगर हम टॉर्क की बात करें तो ये भी है mb sin 180 यानी यहाँ पर भी टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी दो बार मैग्नेट कोलिनियर होंगे यानी एक ही लाइन पे होंगे, भले ही उनके मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो या मैग्नेटिक मोमेंट उनके अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों पे ही टॉर्क नहीं लगेगा तो डायपोल हमारे रोटेट नहीं करेंगे। बट यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी B1 प्रोड्यूस बाय M1 ये भी होगी नॉन यूनिफॉर्म, B2 प्रोड्यूस बाय M2 ये भी है नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ इनके बीच में फोर्स लगेगा। अब दोनों के अगर मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो जो इनके बीच में फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा। और अगर दोनों बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। तो ये ट्रांसलेट तो कर सकते हैं, अट्रैक्ट होके यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं, टूवर्ड्स आ सकते हैं, अवे जा सकते हैं, बट ये रोटेट नहीं करेंगे क्योंकि इनमें कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होंगे, टॉर्क जीरो होगा। तो उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी।
अब दूसरी कंडीशन में अगर इनको हम रख करके देखें तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ये हो गया भाई बार मैग्नेट, और ठीक इसके पैरेलल एक और हमने बार मैग्नेट ऐसे रख लिया। तो ये दो बार मैग्नेट आपको दिख रहे होंगे। चलिए ये इसका साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसका भी हमने इधर साउथ पोल लिख दिया और इधर लिख दिया नॉर्थ पोल। अब देखिए इनके बीच में अगर हम सेपरेशन की बात करें, इनके बीच में अगर हम सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो सेपरेशन है वो तो हो गया आर, मैग्नेटिक मोमेंट इसका देखिए इधर हो गया m1, तो इस बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो जाएगा m2। तो इन दोनों के ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गए। अब ये जो बार मैग्नेट आपको दिख रहा है यानी m1, इसकी जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी b1, और ये जो आपको दिख रहा है m2, उसकी भी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी b2। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट देखो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो यहाँ अगर हम थीटा की बात करें तो हो गया 180। अब थीटा 180 हो गया तो यहाँ जो टॉर्क लगना चाहिए, अभी हम लोग टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क अभी भी क्या हो जाएगा एम बी साइन 180। अब एम बी साइन 180 की बात करें तो टॉर्क तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी इस कंडीशन में भी दोनों बार मैग्नेट हमारे रोटेट नहीं करेंगे, बट यहाँ पे फोर्स तो लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स के लिए अगर हम एनर्जी की बात करें तो इनके बीच में जो एनर्जी होगी तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ जो एनर्जी होगी इनके बीच में वो एनर्जी होना चाहिए माइनस एम बी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना हो गया भाई 0 हो गया। अब थीटा यहाँ पे 0 है तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस तरीके से हम यहाँ पे एनर्जी लिख लेंगे। अब अगर हम लिख रहे हैं एनर्जी ऑफ m2, तो m2 की जो एनर्जी होगी वो m2 की एनर्जी क्या होना चाहिए माइनस, फिर ये हमने लिखा m2, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए b1, b1 कितनी होगी तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया m1 अपॉन x की पावर 3, x या r जो भी लिखे, तो इसकी पावर हो गई भाई 3 हो गई, और cos 180 हो गया -1। तो यहाँ से हमको मिल गया म्यू नॉट m1 m2 अपॉन 4 पाई r क्यूब, ये हो गई एनर्जी ऑफ सेकेंड। अब फोर्स हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है माइनस का du अपॉन dr। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा du अपॉन dr इज इक्वल टू -3 म्यू नॉट m1 m2 अपॉन 4 पाई r की पावर 4, और माइनस du2 अपॉन dr अगर हम करें तो यहाँ पे आएगा 3 म्यू नॉट m1 m2 अपॉन 4 पाई r की पावर 4। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हो गया 3 म्यू नॉट m1 m2 अपॉन 4 पाई, और ये रहा r की पावर 4। यानी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 होगा। तो दो बार मैग्नेट के बीच में फोर्स के लिए हम लोग एनर्जी वाले मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सेकेंड मेथड हो गया फोर्स कैलकुलेट करने का। पहले क्वेश्चन में भी हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम ये काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ फोर्स कैलकुलेट कर लिया।
और इस कंडीशन में भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। हाँ, यहाँ जो फोर्स आया है हमारा वो पॉजिटिव आया है। अब पॉजिटिव आने का तो एक ही सिंबल होता है कि इनके बीच में अब की बार जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होना चाहिए। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा और यहाँ भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। दोनों डायपोल हमारे ट्रांसलेट तो कर सकते हैं, रिपेल करके दूर दूर तो जा सकते हैं, पर रोटेट नहीं करेंगे। अब डिस्कस करते हैं तीसरी कंडीशन की। तो अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, क्योंकि बाकी तो सब मोह माया है। तो तीसरी कंडीशन पे आ गए। तीसरी कंडीशन में देखिए हमने डायपोल तो यही लिए, डायपोल तो भाई यही है आज भी, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं की गई, लेकिन इनके रखने का जो तरीका है वो जरूर बदल दिया मैंने। अब ऐसे रख दिया। तो जब इन डायपोल को हम इस तरीके से रखेंगे, चलिए इसको हमने कह दिया भाई ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। पोल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी हमने लिख दिया भाई साउथ पोल और इधर लिख दिया हमने नॉर्थ पोल लिख दिया। अब इस तरीके से जब हम इन डायपोल को रखेंगे तो ये जो M1 है उसकी डायरेक्शन तो ये हो गई, और यहाँ जो M2 है, M2 की ये डायरेक्शन हो गई साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होनी चाहिए B1, और इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होती B2। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते, क्योंकि अभी इनके बीच में एंगल क्या हो गया 90, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या हो गया 90 हो गया। अब टॉर्क लिखते तो क्या होता भाई टॉर्क लिखते तो हो जाता MB साइन थीटा, तो MB साइन 90 हो गया, यानी टॉर्क हो गया M1 वेक्टर क्रॉस B2। तो M1 क्रॉस B2 करते तो ये जो मैग्नेट है हमारा वो इस डायरेक्शन में रोटेट करता। अब एग्जैक्टली अगर इसके लिए हम सेम ऐसी ही बातें करें कि ये जो दूसरा मैग्नेट, सेकेंड मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M2 है, M2 पे कितना टॉर्क होगा, तो यहाँ पे भी जो टॉर्क 2 लिख रहे होते क्या होता M2 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर लिखते, तो ये भी हो गया था M2 B1 साइन 90, तो ये भी हो गया भाई M2 B1, यानी यहाँ पर भी टॉर्क जीरो नहीं है। अब टॉर्क जीरो नहीं है, M2 क्रॉस B1 करे तो ये डायपोल भी हमारा इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यानी दोनों ही यहाँ पे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज सेंस में। तो भाई टॉर्क अभी तक दो केस जो हम लोगों ने डिस्कस किए वहां पे टॉर्क जीरो होता था। अब इस केस को जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो यहाँ टॉर्क जीरो नहीं हुआ। अब टॉर्क जीरो नहीं है तो बात करते हैं एनर्जी की। इंटरेक्शन एनर्जी अगर इसमें लिखी जाए, इंटरेक्शन एनर्जी फोर्स की वजह से आती है, तो यहाँ अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है -m वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो यहाँ अगर एनर्जी हम लिखते तो ये हो गया था -m1, फिर लिखते B2 और दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ एनर्जी का गेम ओवर हो गया। इसकी अगर हम एनर्जी लिखते तो ये भी हो गया था भाई m2 डॉट B1, यानी ये भी हो गया था m2 B1 cos 90, तो यहाँ पर भी एनर्जी क्या हो गई जीरो हो गई। अब एनर्जी अगर जीरो हो गई है तो फिर हम लोग जानते हैं कि माइनस का du/dr फोर्स होता है, और एनर्जी जीरो है तो यहाँ du/dr ही जीरो होगा। मतलब यहाँ पे फोर्स के विषय में क्या विचार है, कहेंगे फोर्स हो जाएगा जीरो। यानी यहाँ इस केस में जब दोनों बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो यहाँ एनर्जी भी जीरो होगी, फोर्स भी जीरो होगा, बट टॉर्क जीरो नहीं होगा।
तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, इतना सा। और इसके बाद में फिर देखते हैं हम लोग एक और केस की बात करते हैं। हाँ, तो अब अगर हम लोग देखें, केस वही है अपने पास में, लेकिन अगर अब हम फोर्स की बात करते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा हमें कि बार मैग्नेट थोड़ा स्टैंडर्ड है, यानी बहुत छोटे बार मैग्नेट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसे हम कहें कि ये हो गया साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल, तो ये हो गई मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। और इसे भी अगर हम कह लें साउथ, इसे कह लें नॉर्थ, तो ये इसका हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक मोमेंट इधर जा रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी V1, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी V1। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई भाई। अब ये इतनी सी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। तो इसकी वजह से अब साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगना चाहिए, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, और नॉर्थ पोल पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब इतनी सी डिस्टेंस को अगर हम कह लें r इसके सेंटर से, तो फिर ये डिस्टेंस होना चाहिए r माइनस एल, और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी r प्लस एल। तो यहाँ पे जो V1 का मैग्नीट्यूड है वो होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अपॉन r माइनस एल का होल क्यूब। और यहाँ जो V1 का मैग्नीट्यूड होगा वो होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अपॉन r प्लस एल का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, ये कंडीशन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की अलग अलग है। तो ये जो एफ एस हम लोगों ने लिखा है, तो ये इसकी हो गई पोल स्ट्रेंथ इनटू V1, और यहाँ पे जो लिख रखे हैं ये भी हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू V1। बट V1 यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या हो गया, कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो अब अगर हम नेट फोर्स की बात करें यहीं पे, तो इतनी सी चीज क्लियर हो गई। अब नेट फोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो एफ एस था वो हो गया, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अपॉन r माइनस एल की पावर 3, और ये पोल स्ट्रेंथ हो गया स्मॉल m। एफ एन की बात करें तो ये भी होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M1 यानी पोल स्ट्रेंथ, सॉरी कैपिटल M1 हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इनटू पोल स्ट्रेंथ, और फिर लिखते R प्लस एल की पावर 3। तो अब यहाँ जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स होना चाहिए एफ एस माइनस एफ एन। इस तरीके से अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करें तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इंटू स्मॉल m, और यहाँ पे हम लिख रहे होते 1 अपॉन r माइनस एल की पावर 3 माइनस 1 अपॉन r प्लस एल की पावर 3। तो इस तरीके से अब हम लोग फोर्स को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो जब ऐसे हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये फिर आना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 और 3r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन में हो गया भाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पावर 3। तो सॉल्व करने पे ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी। ये हो गया भाई नेट फोर्स, और जिसको हम लोग लिख रहे हैं m2, तो m2 तो आप लोग जानते ही हैं कि m2 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेकेंड बार मैग्नेट है, और ये कितना होगा 2ml। तो 2ml की जगह पे हमने m2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये बन करके अपने पास तैयार हो गया। तो ये हो गया भाई फॉर्मूला जो अभी अभी हम लोगों ने रेडीमेड तैयार किया।
तो ये हो गया M1 M2 3R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल। तो यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब अगर इसी में कंडीशन लगा दिया जाए कि L क्या है, वेरी स्मॉल, तो फिर L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर डालेंगे। L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर जो नेट फोर्स है हमको यहाँ पे मिल जाएगा 3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो गया M1 M2 अपॉन R की पावर 4, क्योंकि यहाँ R की पावर हो जाएगा 6, ऊपर है R स्क्वायर तो R की पावर 4। तो ये फोर्स लगेगा इस कंडीशन में, बट जब हम इंडिविजुअल कंसीडर करेंगे तब होगा। तो इस तरीके से हम फोर्स, क्योंकि यहाँ एनर्जी नहीं लिखी जा सकती, तो फिर ऐसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। और हाँ, यहाँ पे अगर हम चाहते तो अपना जो पहले फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था उस फार्मूले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ अगर हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क इसी केस में, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यानी फोर्स तो हमको पता है, आर से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो फिर टॉर्क मिल जाएगा। और टॉर्क कितना होगा, तो आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर की पावर 4 था तो आर की पावर 3 हो जाएगा। समझ गए भाई? तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। हाँ, फोर्स के लिए हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, क्योंकि अभी अभी हमने ऐसे बार मैग्नेट आपके सामने रखे थे। ऐसे एक बार मैग्नेट हमने आपको दिखाया और बोला कि ये साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल। इधर की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरा बार मैग्नेट भी हमने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था, और इसमें भी अगर हम कह लें चलो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस भी क्या हो गई, आर। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो गया M1 अपॉन आर क्यूब। अब ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या करेगी, वेरी करेगी। मैग्नेट क्या है, स्मॉल मैग्नेट है। तो यहाँ पे हम अपना फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते थे, M इज इक्वल टू M2, और यहाँ करते dV1 अपॉन dr, और फिर लिख देते cos थीटा। समझ गए भाई? तो अब जब यहाँ पे हम लिख रहे होंगे तो dV1 अपॉन dr अगर कैलकुलेट करते तो यह था -3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो गया था M1 अपॉन आर की पावर 4। तो फोर्स हो गया था फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 3 M1 M2 अपॉन आर की पावर 4। तो इस फोर्स के फॉर्मूले से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसका जो सही तरीका है वो वही है जो इससे पहले हमने आपको बताया। तो उम्मीद है आज की ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, काफी एंजॉय किया होगा। मस्त एंजॉय करो, पढ़ते रहो। हम आपके लिए ऐसे छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर के आएंगे। पढ़ाई लिखाई करना आपका काम है, बाकी तो फिर सब मोह माया है। तब इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।